नमस्कार। हनी की क्लास यूट्यूब चैनल पे आप सभी धुरंधर अभ्यर्थी जो 450 से प्लस का टारगेट बना चुके हैं उन सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, प्री बीएसटीसी एग्ज़ाम 2023 की तैयारी के लिए अपन अब तक के जितने भी प्री बीएसटीसी के एग्ज़ाम हो चुके हैं उन सब के क्वेश्चन पेपर्स में से मेंटल एबिलिटी और टीचिंग एप्टीट्यूड वाला जो पार्ट है वो सोल्व कर रहे हैं। 2022 का क्वेश्चन पेपर अपन सोल्व कर चुके हैं, 21 का कर चुके हैं और 2020 के क्वेश्चन में से भी अपन टीचिंग एप्टीट्यूड है वो सोल्व कर चुके हैं। आज जो 2019 का पेपर था जिसके अंदर टीचिंग एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी का जो पार्ट है वो अपन सोल्व करने वाले हैं। तो जो भी साथी जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे सभी जल्दी कर लें, क्योंकि इसके अंदर 2008 तक के क्वेश्चन पेपर अपन सोल्व करेंगे और 2008 तक के इतने सारे क्वेश्चन अपन जब सोल्व करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड में आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा साथियों। और मेंटल एबिलिटी के भी हर टाइप के क्वेश्चन आपके सामने आ जाएंगे, ताकि एग्जाम के अंदर आपको एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा जिसका टाइप आपका देखा हुआ ना हो। चलते हैं हम क्वेश्चन पेपर। पहला क्वेश्चन है, कौन सी प्रारंभिक क्रिया कक्षा आरंभ करने के लिए सबसे कम उपयुक्त है। ऑप्शन आगे दे रखे हैं। कौन सी प्रारंभिक क्रिया है जो कक्षा आरंभ करने के लिए सबसे कम उपयुक्त है, मतलब क्लास स्टार्ट करने से पहले ऐसी कौन सी क्रिया है जो सबसे कम उपयुक्त होगी। एक है झंडे का अभिवादन, दूसरा है गृह कार्य देना, तीसरा है दिनचर्या की रूपरेखा बनाना और चौथा है संक्षिप्त शैक्षिक प्रतियोगिता कराना। अब इसमें से सबसे कम उपयुक्त है कौन सी। देखो, सबसे पहले झंडे का अभिवादन। आपको लग रहा होगा झंडे का अभिवादन क्लास शुरू करने से क्या मतलब है। साथियों, ये क्रिया 2 नंबर जो गृह कार्य देना है उससे ज्यादा बेटर है। क्यों? मान लो हम बच्चे जब क्लास में होते हैं ना तो उन सब का ध्यान अलग अलग होता है। कोई घर पे घूम रहा होता है, कोई गार्डन में घूम रहा होता है दिमागी तौर पे। उन फिजिकली रूप से तो वहीं बैठे रहते हैं लेकिन माइंड उनका सबका अलग अलग होता है। जैसे ही झंडे का अभिवादन करवाते हैं तो सभी बच्चों का जिनका ध्यान कहीं अलग अलग था उन सब जगहों से एक जगह इकट्ठा हो जाता है। एक झंडे के ऊपर आके उनका ध्यान है वो ठहर जाता है, एकाग्र हो जाता है। और उसके बाद वहां से जैसे ही अपन क्लास की शुरुआत करते हैं तो उनका ध्यान फिर क्लास में आ जाता है, क्योंकि बाकी सारी जगहों से उनका ध्यान हटके और एक जगह अपन लेके आ जाते हैं। इसलिए ये प्रक्रिया भी अच्छी है, खराब नहीं है। गृह कार्य देना, अब क्लास शुरू कर रहे हैं उससे पहले गृह कार्य देंगे तो क्या ही मतलब है, उससे बच्चों की बोरियत आ जाएगी। पढ़ाने से पहले ही, मतलब क्लास शुरू करने वाले हैं उससे पहले अगर आपने होमवर्क दे दिया बच्चों को एज ए बर्डन फील होगा। अभी कुछ पढ़ाया ही नहीं अपन ने, पहले गृह कार्य दे दिया, तो ये 2 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल गलत है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी राय में शिक्षक में नेतृत्व हेतु क्या आवश्यक है। ये क्वेश्चन पहले आ चुका है तो मैं सीधा आंसर बता देता हूं। शिक्षक का जो व्यक्तित्व है वो बहिर्मुखी होना चाहिए। 103 नंबर क्वेश्चन, समाज में सामाजिक परिपक्वता प्राप्त करने हेतु शिक्षक को सामाजिक मनोविज्ञान का ज्ञान होना आवश्यक है। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, बिल्कुल सहमत है अपन, हाँ होना चाहिए उसको ज्ञान। एक घनिष्ठ संबंध है, ये भी आ गया स्कूल तथा समाज में। 105 नंबर क्वेश्चन है, गैर औपचारिक शिक्षा को सामाजिक संस्था द्वारा आयोजित किया जाता है, परिवार, समाज, धर्म आदि द्वारा आयोजित किया जाता है, इनके द्वारा दी जाती है। ये क्वेश्चन भी साथियों पहले प्रीवियस पेपर में पूछा जा चुका है और इसका राइट आंसर यही है। गैर औपचारिक शिक्षा का मतलब औपचारिक शिक्षा तो वो है जो अपने स्कूल के अंदर दी जाती है, इसके अलावा जो गैर औपचारिक शिक्षा है वो एक बच्चा कहां से सीखता है, तो परिवार, समाज और धर्म आदि के द्वारा सीखता है। 106 नंबर क्वेश्चन है, किसी सामूहिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए नेतृत्व का होना आवश्यक है। बिल्कुल एकदम सटीक बात है, ये अपन पहले भी बात कर चुके हैं। मैंने एक दिन पहले जब नेतृत्व वाले पे एक लीडरशिप पे एक क्वेश्चन आया था उस टाइम इसकी बात करी थी कि हमेशा जो लीडर होता है वो कभी भी व्यक्तिगत लक्ष्य नहीं बनाता है, वो जो डिसीजन लेता है, निर्णय लेता है, उसमें पूरे समूह का हित होता है साथियों। क्वेश्चन नंबर 107, नेता अपने समुदाय का होता है, स्वामी कभी नहीं होता, शोषक या प्रतिनिधि या कोई नहीं। ये अभी जस्ट ऊपर जो बात कर रहे हैं वही क्वेश्चन है एक तरीके से। लीडर हमेशा प्रतिनिधित्व करता है साथियों, कभी भी स्वामी टाइप या शोषक टाइप नहीं हो सकता, क्योंकि अगर जहां पे स्वामी या शोषक वाली बात आ जाएगी वहां पे तो फिर गुलाम हो जाएंगे, और लीडर के कभी गुलाम नहीं होते हैं, उसके हमेशा फॉलोवर्स होते हैं। हमारे समाज की निम्नलिखित समस्याओं में कौन सी समस्या है, हमारे समाज की निम्नलिखित समस्याओं में से कौन सी समस्या, ये क्वेश्चन पूरा नहीं है, ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी है जो समस्या नहीं है। बाकी तो समस्या है लेकिन कोई एक चीज है जो समस्या नहीं है। सबसे अधिक शिक्षा से संबंधित है, शिक्षा से संबंधित समस्याएं है समाज में, ठीक बात है।
वृद्धि व्यक्तियों की समस्या, जो जनसंख्या वृद्धि है वो भी एक समस्या है। धार्मिक सहिष्णुता, धार्मिक सहिष्णुता समस्या नहीं है साथियों, धार्मिक असहिष्णुता होता ना तो समस्या हो जाती। आपने देखा होगा फिर आगे बढ़ता पाश्चात्य का प्रभाव, ये भी एक समस्या है। आजकल अपन इंडियन कल्चर को छोड़ के वेस्टर्न कल्चर के पीछे भाग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक समस्या ही है। संयुक्त परिवार का टूटना, ये भी समस्या है। तो धार्मिक सहिष्णुता जो वर्ड था, ये वाली समस्या नहीं है। अगर धार्मिक असहिष्णुता होता तो वर्ड होता तो ये समस्या बन जाती। ये आपने धार्मिक सहिष्णुता या असहिष्णु वाला वर्ड सुना होगा। थोड़े दिन पहले आमिर खान ने, जो अभिनेता है आमिर खान, उन्होंने एक बयान दिया था कि उन्हें हिंदुस्तान में असहिष्णुता जैसा महसूस होता है, जिस पे लेके काफी बवाल हुआ था। तो कहीं ना कहीं जो असहिष्णुता है वो वर्ड गलत है, सहिष्णुता तो सही है, ये समस्या नहीं है। शिक्षा सबके लिए उपलब्ध हो, इसके लिए सबसे अच्छा उपाय है। शिक्षा है वो सबके लिए उपलब्ध हो, इसके लिए सबसे बढ़िया उपाय क्या है? और अधिक विद्यालय खोले जाएं, ये तो अच्छी बात नहीं है। सभी बच्चों को विद्यालय में लाया जाए, ये बात सटीक है। जितने भी बच्चे उन सबको विद्यालय से अगर जोड़ दें तो साथियों शिक्षा का विकास अच्छा होगा, शिक्षा सबके लिए उपलब्ध हो जाएगी। तो अभी जो 2 ऑप्शन देखे उनमें सबसे बेटर ऑप्शन कौन सा है? दूसरा। चलो बाकी के 2 ऑप्शन और देखते हैं। खुला विद्यालय स्थापित हो, खुला विद्यालय स्थापित हो, ये बात सही नहीं है। गरीब बच्चों को आर्थिक सहायता दी जाए, ये कोई मतलब वाली बात नहीं है। अरे सरकारी स्कूल में फीस ही नहीं लगती, आर्थिक सहायता देने की क्या जरूरत है? आजकल स्कॉलरशिप, पेन, किताबें, बहुत चीजें मिल रही है। तो जो दूसरा ऑप्शन था, सभी बच्चों को। साथियों अगेन नमस्कार। पेपर 2019 वाला जो पार्ट है उसकी टीचिंग एप्टीट्यूड वाला पार्ट अपन सोल्व कर रहे थे। चलते हैं आगे बिना देरी के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 110 क्वेश्चन तक अपन ने पिछले वीडियो में कर लिए थे, सॉरी 109 तक। 110 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गुण अपने छात्रों में सर्वाधिक पसंद करेंगे? जिज्ञासा, आज्ञाकारिता, सहानुभूति, सहयोग। ये क्वेश्चन पहले भी रिपीट हो चुका है। हमारे बच्चे हैं, उनमें अगर जिज्ञासा है तो बाकी सारी चीजें अपने आप होगी। वो खुद से सीखना चाह रहे हैं तो ये आज्ञाकारिता, सहानुभूति, सहयोग नहीं अपने आप करेंगे। तो सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा जिज्ञासा। आप किस स्तर की योग्यता के विद्यार्थियों को पढ़ाना पसंद करेंगे? साथियों बच्चे हमारे पास कभी भी एक बौद्धिक स्तर के नहीं आते, वो सारे बौद्धिक स्तर के आते हैं। इसलिए मिश्रित योग्यता के जो बच्चे होंगे वही सारे अपने पास आएंगे और उन्हीं को पढ़ाने में मजा आता है। अगर सारे मान लो बुद्धू ही बुद्धू आ गए तो कोई मतलब वाली बात नहीं है, और सारे एकदम ब्रिलियंट आ गए तो फिर अपनी जरूरत ही क्या है, वो तो अपने आप ही कर लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट पे। अच्छा अध्यापन किसका परिणाम है? अध्यापन ट्रेनिंग का, अनुभव का, विषय वस्तु पर अधिकार और अच्छा संप्रेषण, बच्चों में मित्रता पूर्वक व्यवहार। ये पहले भी आ चुका है। अध्यापन ट्रेनिंग है वो सारे लोगों की एक साथ होती है। कभी भी ऐसे नहीं होता कि एक अकेले अध्यापक की ट्रेनिंग होगी, पूरे बैच लगते हैं साथियों। 500, 1500 अध्यापकों की एक साथ ट्रेनिंग होती है। इसका मतलब ये थोड़ी कि 1000 के 1000 एक साथ बहुत शानदार पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। अनुभवी बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको लंबे टाइम हो जाता पढ़ाते हुए, फिर भी अच्छा नहीं पढ़ा पाते। तीसरा ऑप्शन सबसे सटीक है, विषय वस्तु पर अधिकार। मेन चीज तो ये है कि जो पढ़ा रहे हो वो आपको पूरी अच्छी तरीके से आनी चाहिए। फिर दूसरी बात, अच्छा संप्रेषण, जो आपको आ रहा है वो बच्चों तक आप अच्छी तरीके से पहुंचा सकते हो अपनी बोलने की शैली से, तो फिर सबसे बेस्ट है। तो दोनों चीजें, विषय वस्तु पे अधिकार होना चाहिए और अच्छा संप्रेषण होना चाहिए। बच्चों में मित्रता पूर्वक व्यवहार, ये तो फालतू बात हो गई। व्यवहार अच्छा है लेकिन अगर अपनी कंटेंट पे बढ़िया पकड़ नहीं है, संप्रेषण अपना अच्छा नहीं है, तो बच्चे क्या सीख पाएंगे? कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति को अध्यापक के रूप में सफलता मिलने की संभावनाएं अधिक होंगी यदि वह व्यक्ति, ये क्वेश्चन भी आ चुका है, अध्यापकों के परिवार से संबंध रखता है, कोई मतलब नहीं है। अध्यापन में प्रशिक्षण प्राप्त कर चुका है, तो अध्यापन में प्रशिक्षण तो सारे ही प्राप्त किए हुए होते हैं। नैतिक मूल्य और अच्छा चरित्र रखता है, ये यहाँ पे वो नैतिकता होनी चाहिए अच्छा इंसान होने के लिए, अच्छा अध्यापक होने के लिए नहीं। अपनी अध्यात्म सामग्री को उचित रूप से व्यवस्थित कर सकता है और उसे प्रभावशाली ढंग से विद्यार्थियों के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है। ये ऑप्शन सबसे सटीक है। क्वेश्चन 114, प्रभावकारी अध्यापन में से किसका एक फलन है? निम्न में से किसका एक फलन है प्रभावकारी अध्यापन? ये भी क्वेश्चन आ चुका है। स्पष्ट एवं यथातथ्य संप्रेषण का पहले आया हुआ है, ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। किस राज्य में सबसे अधिक पत्रिकाएं जनता को सूचना के लिए निकाली जाती है? ये क्वेश्चन 2019 वाले में बीच में साथियों एक तरीके से जीके का पूछ लिया था, तमिलनाडु इसका आंसर दे रखा है।
यदि मेरे विद्यालय के अधिकांश साथी अपनी कक्षाएं नियमित रूप से नहीं लेते तो मैं भी कक्षाएं नियमित रूप से नहीं लूंगा। गलत बात है। प्रधानाध्यापक से उनकी शिकायत करूंगा। अपने को ठेका नहीं है। अपने को एज ए मतलब टीचर अपनी जिम्मेदारी है। दूसरे लोगों की अपन शिकायत करके उनको नहीं बदल सकते। हाँ, उनसे अपन बैठें कभी तो उनको ये बता सकते हैं, उनको प्रेरित कर सकते हैं। शिकायत वाली बात सही नहीं है। अपनी कक्षाएं नियमित रूप से लूंगा। अभी तक के ऑप्शन में ये सबसे बढ़िया है तीसरा। अपनी कक्षा नियमित रूप से लेता रहूंगा और अपने कुछ मित्र अध्यापकों को नियमित रूप से कक्षाएं लेने हेतु मनाऊंगा। ये सबसे सटीक हो गया चौथा आंसर। लक्ष्य प्रधान संप्रेषण ही सार्थक होता है। क्या आप इस कथन से सहमत है? बिल्कुल एकदम पूर्णतः सहमत है। अब ऐसे ही कोई कुछ भी बोले बेतुक वाली बात, वो तो संप्रेषण कोई कारगर साबित नहीं होगा, लेकिन लक्ष्य प्रधान जो संप्रेषण है वही सार्थक होता है। यदि अध्यापक छात्र के प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हो तो उसे क्या चाहिए? नेक्स्ट दिन ये क्वेश्चन आ चुका है, दूसरे दिन वो बच्चों से मतलब वादा कर देगा कि भाई मैं आपको नेक्स्ट डे है वो ये बता दूंगा। 119 नंबर है, शिक्षक की उत्तम प्रणाली वह है जिसमें प्रश्नोत्तर की आवश्यकता न पड़े। अरे कोई मतलब एक तरीके से उत्तम प्रणाली वो है जिसमें प्रश्नोत्तर की आवश्यकता ही नहीं पड़े। इसका मतलब बच्चे आपको सुन ही नहीं रहे थे। अगर हमारे पढ़ाने के बाद बच्चे एक भी क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, इसका मतलब बच्चों ने हमें ढंग से सुना नहीं है, तो ये तो गलत बात है। अध्यापक छात्रों से प्रश्न पूछे, अध्यापक ही छात्रों से प्रश्न पूछे, ये पूरी अच्छी बात नहीं है। बच्चे भी एक्टिव होने चाहिए, मेन बात वो है। छात्र अध्यापक से शंका का समाधान करें। अभी तक में सबसे अच्छा ऑप्शन यही है। अध्यापक और छात्र दोनों प्रश्न पूछे, ये सबसे शानदार आंसर हो जाएगा। दोनों तरफ से अगर कोई एक्टिवनेस होगी तो वो जो टीचिंग है वो सबसे शानदार होगी, सबसे प्रभावी होगी। आपको एक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बनाया, आप देर से पहुंचकर माफी मांगेंगे। क्यों भाई? समय पर पहुंचेंगे, ये बात सही है। देर से पहुंचकर गर्व महसूस करेंगे, गलत बात है। समय से पहले पहुंचेंगे, नहीं, इतना भी हमारा वक्त ऐसे नहीं है कि अपन समय से पहले ही पहुंच जाए, तो समय पे पहुंचेंगे, ये वाला सबसे सटीक आंसर है। कक्षा में शिक्षण हेतु प्रवेश करने से पूर्व मैं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से कुछ देर बाद बुलाने के लिए कहूंगा। क्यों भाई? दर्पण में अपना चेहरा निहारूंगा, कोई मतलब वाली बात नहीं है। आज के पाठ की शिक्षण सहायक सामग्री साथ लेकर जाऊंगा। अपनी पाठ योजना व्यवस्थित करूंगा। चौथा आंसर सबसे सटीक है। आपकी राय में शिक्षकों को समय पर विद्यालय आना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। समय पर आना जरूरी नहीं है, समय पर आने पर भी छात्र भी समय पे आएंगे। ये क्वेश्चन भी आ चुका है, ये वाला ऑप्शन सबसे सटीक है। आज की संपूर्ण शिक्षा प्रणाली सैद्धांतिक तथा उद्देश्यहीन हो गई है। इस कथन से आप, अरे भाई मैंने आपको पहले भी बोला था, इस टाइप का मतलब एजुकेशन सिस्टम पे पूरा एकदम ऐसे कुछ भी अपन दब्बा नहीं डाल सकते कि आज की संपूर्ण शिक्षा प्रणाली सैद्धांतिक तथा उद्देश्यहीन हो गई है। तो क्या आज के टाइम में जो लोग पढ़ रहे हैं वो लोग सक्सेसफुल नहीं हो रहे? अगर पूरी तरीके से अगर शिक्षा प्रणाली डह जाती है, इसका मतलब तो कुछ मतलब ही नहीं रहता, औचित्य नहीं रहता। तो पूर्णतः एकदम मतलब कोई मतलब नहीं है। ऐसा मत है बिल्कुल इस बात से। चलते हैं 124 नंबर क्वेश्चन पे। आजकल विद्यार्थी कोचिंग सेंटर जाते हैं, यह अच्छा नहीं है क्योंकि ये विद्यार्थियों को स्व अध्ययन से हतोत्साहित करते हैं। नहीं, ये बात तो नहीं है भाई। स्व अध्ययन से कोचिंग वाले सेल्फ स्टडी के लिए मना थोड़ी करते हैं। ये बहुत महंगे हैं, ये बात ठीक है, लेकिन ये इसका आंसर नहीं हो सकता। ये अध्यापकों को विद्यालय में पढ़ाने से हतोत्साहित करते हैं, ये बात सही है। टीचर पढ़ाता है, पता चलता है 5-4 बच्चे जो कोचिंग कर रहे हैं पहले से आगे पढ़ा, या तो आगे पढ़े हुए हैं पहले से, या फिर वो क्लास में ध्यान नहीं दे रहे। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि मेरे को घर पे जाने के बाद इसी सब्जेक्ट की कोचिंग लेनी है, तो मैं वहां पढ़ लूंगा, क्लास में मस्ती कर लेते हैं। तो एक तरीके से ये जो अध्यापक है, टीचर्स है, उनके लिए ये डिमोटिवेशन वाली बात है। 125 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस कथन से आप सहमत है? अध्यापक को अध्यापक ही रहना चाहिए, अन्यथा सफलता नहीं मिलेगी। तो कौन सा प्रधानमंत्री बनता है वो? अध्यापक जीवन पर्यंत विद्यार्थी बने रहते हैं, ये बात सबके लिए नहीं बोल सकते अपन। बनना चाहिए ये बात अच्छी है, लेकिन बने रहते हैं ये बात तो नहीं बोल सकते। अध्यापक जीवन पर्यंत विद्यार्थी नहीं बन सकते। क्यों नहीं बन सकते? ये बात भी नहीं कह सकते। यदि अध्यापक जीवन पर्यंत विद्यार्थी बनेगा तो सफलता वैसे मिलेगी, ये बात सबसे सटीक है। निम्न में से विद्यालय का कार्य नहीं है शिक्षा का दायित्व निभाना, ये तो विद्यालय का ही है भाई। स्थायी भाव का निर्माण करना, स्थायी भाव का निर्माण नहीं कर सकते साथियों। भाव जो होते हैं ना वो बदलते रहते हैं, परमानेंट एक ही भाव रहे ये कोई मतलब वाली बात नहीं है। तो स्थायी भाव का निर्माण है वो विद्यालय नहीं कर पाएगा। समाज की निरंतरता को बनाए रखना, सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करना, ये जो दोनों चीजें तीसरा और चौथा, ये एक तरीके से मतलब देखने में तो नहीं, लेकिन
अप्रोक्ष रूप से ये चीजें विद्यालय ही करता है, समाज की निरंतरता को बनाए रखता है। और दूसरी बात, सांस्कृतिक जो विरासत है उनकी रक्षा भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली विद्यालय करता है। तो दूसरा ऑप्शन था स्थायी भाव वाला, वो गलत है। बालक के विकास में सर्वाधिक योगदान होता है, ये क्वेश्चन पहले आ चुका है। योग्य एवं समर्पित अध्यापक है, उनका सबसे ज्यादा योगदान होता है। किस अवस्था में बालक में सूक्ष्म चिंतन का विकास हो जाता है? शिशु अवस्था, किशोर अवस्था, बाल्य अवस्था, इनमें से कोई नहीं। जो बाल्य अवस्था होती है ना साथियों, बाल्य अवस्था कौन सी होती है? 6 साल से लेकर 11 वर्ष तक। इस अवस्था में बच्चे में सूक्ष्म चिंतन का विकास है वो हो जाता है। शिशु अवस्था बहुत थोड़ी छोटी अवस्था होती है, इसमें सूक्ष्म चिंतन तक बच्चा नहीं पहुंच पाता है। और किशोर अवस्था तो थोड़ी 11 वर्ष के बाद ही आई हो, तो इससे पहले विकास हो जाता है बाल्य अवस्था में। छात्रों की कक्षा में निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे कोई लाभ नहीं है। इससे शिक्षण कार्य में व्यवधान पड़ता है, इससे छात्र का मनोबल गिरता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, इससे छात्र का मनोबल गिरता है। अगर क्लास में सामूहिक रूप से बच्चे की निंदा करेंगे तो वो डिमोटिवेट होगा साथियों, फिर वो आगे प्रश्न भी नहीं पूछेगा, उसके मन में कोई चीज आएगी, डाउट आएगी, वो भी क्लियर नहीं करेगा। इसलिए बच्चे का मनोबल गिर जाता है अगर आप सामूहिक तौर पे उसकी निंदा करते हैं तब। 6 से 11 वर्ष के आयु वर्ग वाले बच्चों में जल्दी याद करने, योजना और प्रबंध करने की प्रवृत्ति होती है, जिसे कहा जाता है स्वायत्तता। इसको मनोवैज्ञानिक भाषा में क्या कहा जाता है साथियों? स्वायत्तता। ये याद रखना आपको। लिखित परीक्षा के अंतर्गत मूल्यांकन पद्धति की सर्वाधिक प्रमुख विशेषता यह होती है कि कौन सी में? लिखित परीक्षा में। तो ये भी क्वेश्चन पहले आया हुआ है। लिखित परीक्षा में सब मूल्यांकन की सबसे अच्छी विशेषता क्या होती है? सभी प्रश्न आकस्मिक ढंग से निर्मित होते हैं। बिल्कुल नहीं होते। अरे मान लो अपना, जैसे अभी आपका BSTC का पेपर होगा, लिखित रूप से होगा। ऐसे थोड़ी है कि आप जाओगे उसे 2 मिनट पहले पेपर बना के देंगे, नहीं। तो आकस्मिक ढंग से तो निर्मित नहीं होते, पहले से बने हुए होते हैं। ये पाठ्यक्रम से भी परे हो सकता है। कैसे हो सकता है? अभी आप एग्जाम दोगे, ये सिलेबस से बाहर आ जाए तो क्या मतलब, आप कर पाओगे क्या? तो पाठ्यक्रम से परे नहीं हो सकता। इसमें संपूर्ण पाठ्यक्रम पूर्व सूचित करके निर्धारित समय पर प्रश्न पत्र के रूप में प्राप्त होता है। ये बात सही है। आपको भाई पहले से बताया हुआ है कि ये सिलेबस है और इतनी तारीख को एग्जाम होगा, आपको बता दिया जाएगा अगस्त में होने वाला है, फिर तारीख बता दी जाएगी, समय बताया जाएगा, स्थान बताया जाएगा। तो एक तरीके से पूर्व सूचित करके एकदम पहले से निर्धारित होता है पूरा। तो ये ऑप्शन एकदम सही है। ये वार्षिक अधिगम स्तर का वार्षिक मूल्यांकन लेखा जोखा होता है। ये चौथा ऑप्शन छोटा है, संक्षिप्त है। वार्षिक अधिगम स्तर का वार्षिक मूल्यांकन क्यों होता है भाई? रिटर्न एग्जाम तो पूरे साल चलते रहते हैं। गृह कार्य छात्रों को स्वाध्याय प्रेमी तो बनाता है, इसके साथ साथ छात्रों में तर्क शक्ति एवं विचार शक्ति उत्पन्न करता है, थकान उत्पन्न करता है, मनोरंजन की भावना को कम कर देता है, घूमने की प्रवृत्ति को कम करने में सहायक है। ये क्वेश्चन पहले आ चुका है, लेकिन मैंने आपको बताया हुआ है यहाँ पे इसमें जो 4 ऑप्शन है उनमें इसका सटीक आंसर होगा पहला ऑप्शन, तर्क शक्ति एवं विचार शक्ति उत्पन्न करता है। लेकिन इसके साथ यदि वो ज्यादा अभ्यास वाला आ जाए तो फिर वो राइट आंसर होगा, लेकिन अभी वो ऑप्शन में नहीं है, तो ये तर्क शक्ति एवं विचार शक्ति उत्पन्न करता है, यही होगा। शिक्षा कार्य है जन्मजात रुचियों का बदलना। अरे भाई ये तो बिल्कुल नहीं है। शिक्षा जन्मजात रुचियों को बदलती थोड़ी है। रुचियों को क्यों बदलेगी शिक्षा? अर्जित रुचियों को स्वाभाविक बनाना, ये वाली सही बात है। अर्जित रुचियां उनको स्वभाव में डालती है शिक्षा। जन्मजात व अर्जित रुचियों को अलग अलग करना, नहीं, बिल्कुल ऐसा कोई मकसद नहीं है शिक्षा का, इनमें से कोई नहीं। तो जो अर्जित रुचियां उनको स्वाभाविक बनाना, ये शिक्षा का मेन काम होता है, अधिगम का प्रमुख उद्देश्य होता है। अच्छा, ये इसको थोड़ा सा मैं अगर समझाना चाहूँ, शिक्षा कार्य है, जैसे मान लो एक नॉर्मल है कि जैसे आपकी एक तो जन्मजात रुचि है, आपको टॉफी खाना अच्छा लगता है, मतलब शुरू से ही लगता है मान लो, तो ये आपकी जन्मजात रुचि है। लेकिन अर्जित रुचि क्या है? अर्जित रुचि ये है कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको ये आपने शिक्षा से पढ़ा कि मैं बहुत ज्यादा अगर मीठा खाऊंगा तो मेरे को दिक्कत हो जाएगी। या फिर मान लीजिए कि आपके घर में जैसे कोई है, आपके मतलब घर में बुजुर्ग है जिनको क्या है कि मीठा शुगर है, अब आपने उनको एजुकेशन के माध्यम से बताया कि आपको ये चीजें नहीं खानी है। अब आपने उनको इतनी बार उनको शिक्षित कर दिया कि अब ये जो रुचि है कि उनको मीठा नहीं खाना है, अब जब भी शादी का प्रोग्राम होता है वो जाते हैं, वो खुद अपने आप से मीठा नहीं खाते। मतलब आपने क्या कर दिया, जैसे पहले छोटे जब वो थे अपने आप से टॉफी खा लेते थे, है ना, जो क्योंकि वो जन्मजात रुचि थी, जब भी मीठा दिखता था खा लेते थे, क्योंकि वो चीज स्वभाव में आ गई थी। लेकिन अब एजुकेशन के माध्यम से उनके स्वभाव में ये आ गया है कि मेरे को शुगर है, मेरे को मीठा नहीं खाना। इस वजह से जब भी कोई भी प्रोग्राम होता है हर बार वो मीठे को साइड में कर देते हैं, क्योंकि ये स्वभाव में आ गया है। तो एक तरीके से शिक्षा का मेन मकसद ये है कि अर्जित जो रुचि है उसको स्वाभाविक बनाना।
नेक्स्ट है अधिगम का प्रमुख उद्देश्य होता है आनंद प्राप्त करना, बिल्कुल नहीं। समय व्यतीत करना, बिल्कुल नहीं। भविष्य में किसी कार्य में सहायक होना, ये बात सटीक है। भविष्य में कोई भी कार्य होगा उसमें अधिगम में वो सहायक होता है। प्रतिभावान बालक की विशेषता होती है अध्ययन की योग्यता, सही है। निर्देशन की कम आवश्यकता, बिल्कुल सही है। जो प्रतिभाशाली बालक है उसको निर्देशन की कम आवश्यकता पड़ती है, थोड़ा सा बताएंगे वो अपने आप से कर लेगा। उच्च बुद्धि लब्धि है, नेतृत्व की क्षमता, ये बात भी होती है। तो उपरोक्त सभी बिल्कुल सारी चीजें होती है उसमें। यदि कोई छात्र आपको अपने घर पर आमंत्रित करता है तो आप उसे साफ मना कर देंगे। अब अगर साफ मना कर देंगे तो उसके एक तरीके से उसका मनोबल गिराने वाली बात हो जाएगी, तो ये काम नहीं करेंगे। किसी विशेष अवसर होने पे जाएंगे, ये बात सटीक है। ऐसे नहीं बच्चे ने बोला अपन चले जाएंगे, मतलब एकदम बोलते ही नहीं जा सकते। हाँ, कोई विशेष अवसर होगा तो उस पर जा सकते हैं। अवश्य जाएंगे क्योंकि छात्र आपसे ट्यूशन लेता है, ये तो कोई मतलब वाली बात नहीं हुई। माता पिता के बुलाने पे जाएंगे। कई बार क्या होता है बच्चा कह देता है, माता पिता भी बोल देते हैं, तो सिर्फ बुलाने पे नहीं, हाँ विशेष अवसर होगा तो जाएंगे। शैक्षिक मापन विद्यार्थी अधिगम, शिक्षण प्रभावशीलता या अन्य किसी शैक्षिक पक्ष की मात्रा, विस्तार और कोटि के निर्धारण से संबंधित है। यह कथन किसका है? कथन है वो तो आपको याद ही करने होंगे, क्लास मेयर एवं गुडविन का। तो ये तो कथन आप 4-5 बार पढ़ोगे, या जितने अभी कथन आए हैं 8-10, उन सबको एक जगह लिख ले में, और कोई ना कोई ट्रिक बना ले उनकी, उसी के हिसाब से याद करें फिर उनको। 138 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय शिक्षा में गुणवत्ता लाने का सर्वोत्तम साधन है समाज के सभी वर्गों को शिक्षा देना। बिल्कुल अच्छी बात। अगर समाज के सभी वर्ग है उनको अगर शिक्षा दे देंगे तो समाज में अपने आप या शिक्षा में अपने आप गुणवत्ता आ जाएगी। स्त्रियों को शिक्षित बनाने में पहल करना, तो ये भी कहीं ना कहीं छोटा ऑप्शन रह गया। अगर सिर्फ स्त्रियां शिक्षित होगी, पुरुष नहीं होंगे, तो फिर गुणवत्तापूर्वक शिक्षा नहीं हो पाएगी। प्रजातंत्रीय मूल्यों पर आधारित विद्यालयों को विकसित करना कोई मतलब नहीं है। राष्ट्रीय सलाहकार समिति की सिफारिशों को अपनाना, ये चीजें तो हर बार होती है। राष्ट्रीय सलाहकार समिति की सिफारिश है उनको तो अपनाते ही हैं। सबसे मेन चीज वही था, समाज के सभी वर्ग अगर शिक्षित हो जाएंगे तो फिर अपने आप गुणवत्तापूर्वक शिक्षा वो हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन अन्य से भिन्न है? स्मृति, बुद्धि, कल्पना, क्रोध। तो ये तो आपको देखने से पता लग रहा है, जो क्रोध है वो कहीं ना कहीं एक निगेटिव एनर्जी को इंडिकेट करता है, बाकी सभी चीजें पॉजिटिव है। शिक्षा में विद्यार्थियों की सफलता मुख्य रूप से निर्भर करती है गुणवत्तापूर्ण शिक्षण समय पर, सुविधाएं उपलब्ध कराने में किए गए धन व्यय पर, बेहतर गृह सुविधाओं पर। तो ये तो आपको खुद से ही पता चल रहा है, पहला ऑप्शन से ठीक है। आपके घर के पास ही बिजली का एक कार्यालय शिकायत दर्ज कराने के लिए है। यदि आपके घर की बिजली चली गई तो आप स्वयं शिकायत लिखाकर आएंगे तथा बिजली ठीक कराने का भरसक प्रयास करेंगे। अच्छा ऑप्शन है। आगे देखते हैं। प्रतीक्षा करेंगे कि कोई व्यक्ति शिकायत लिखाकर आ जाए, मतलब नहीं है। घूम फिर कर देखेंगे कि बिजली क्यों नहीं आ रही है, यह भी कोई मतलब नहीं है। बिजली आने की प्रतीक्षा करेंगे, सबसे अच्छा ऑप्शन पहला ही था। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षकों संबंधी ऐसी वेद कसौटी है जिसके आधार पर इस तथ्य की पुष्टि होती है कि शिक्षण को एक उच्च व्यवसाय कहा जा सकता है? शिक्षक उच्च व्यवसाय संबंधी मूल्य बोध का सम्मान करते हैं, यह सबसे अच्छी बात है। आगे और चलते हैं। शिक्षक हमारे सांस्कृतिक मूल्यों का प्रतिबिंब है। शिक्षकों को अपनी विषय वस्तु का उच्च एवं सूक्ष्म ज्ञान होता है। शिक्षक बालकों को अत्यधिक स्नेह करता है। इसमें जो सबसे मूल्य वाली बात आई है, सबसे पहले वाली बात कि शिक्षक उच्च व्यवसाय संबंधी मूल्य बोध का सम्मान करते हैं। अब आप ऐसे मत कर देना, यहां जैसे तीसरा ऑप्शन है कि शिक्षकों को अपनी विषय वस्तु का उच्च एवं सूक्ष्म ज्ञान होता है, ऐसी बात नहीं है साथियों। अब आप बीएसटीसी की तैयारी करके मान लो प्राइमरी के टीचर बनेंगे और कोई कुछ साथी लेवल 2 में भी जाएंगे, है ना। तो लेवल 2 के अंदर आप जैसे जाएंगे, मान लो आप हिंदी पढ़ाने लग गए, तो अब अभी आपका जो हिंदी का ज्ञान है वो उच्च एवं सूक्ष्म ज्ञान कैसे हो सकता है? आपको हिंदी का यहां तक का ज्ञान है। अब जो एक कॉलेज लेक्चरर है हिंदी का, वो जो पढ़ा पाएगा, क्या उतना उच्च अपने को ज्ञान होता है? तो एक तरीके से ये तीसरा ऑप्शन नहीं जाना है। कई बार बच्चा इमोशनल होकर इस ज्ञान में चला जाता है कि अध्यापक है तो परफेक्ट ही होगा। तो यहां सबसे मेन बात ये पूछी है। फिर दूसरी बात कि ये जो प्रोफेशन है इसके अंदर एक तरीके से मतलब वेद कसौटी है जिसके आधार पर इस तथ्य की पुष्टि होती है कि शिक्षण को एक उच्च कोटि का व्यवसाय कहा जाता है। उसके पीछे मेन चीज जो शिक्षक उच्च व्यवसाय संबंधी जो मूल्य बोध है उसका सम्मान करता है टीचर खुद। मतलब बाकी सभी प्रोफेशन है, पुलिस प्रोफेशन है मान लो, जैसे अपने पुलिस जो होती है, पुलिस विभाग जो है, तो उसके अंदर उस प्रोफेशन को इतनी ज्यादा मतलब वैल्यू क्यों नहीं दी जा रही? भले ही वहां पैसे लोग ज्यादा कमा रहे हैं लेकिन भ्रष्टाचार वगैरह करने के वहां ऑप्शन ज्यादा होते हैं, लेकिन
हमारे यहाँ पे जो टीचर्स होते हैं उनके मूल्य ऐसे होते हैं कि यहाँ ना तो कोई भ्रष्टाचार वगैरह जैसा कुछ नहीं, मतलब यहाँ के एक तरीके से बोलते हैं ना, जो एजुकेशन प्रोफेशन है इसकी जो कमाई होती है वो बिल्कुल एकदम सफेद कमाई होती है, इसलिए समाज में सबसे ज्यादा इज्जत इस प्रोफेशन की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन शिक्षक को इसलिए करना चाहिए ताकि, ये क्वेश्चन पहले आ गया है, शिक्षण को अधिक प्रभावी बना सकता है, वो छात्रों को आसानी से प्रभावित कर सके, कोई जादू थोड़ी दिखाना बच्चों को प्रभावित करके, शिक्षण टीचिंग इफेक्टफुल बन सके, इसके लिए मनोविज्ञान का ज्ञान होना आवश्यक है। विद्यार्थियों में पढ़ाई के साथ साथ खेल भावना को विकसित करने के लिए आपको खेल से सर्वांगीण विकास होता है, बतलाना चाहिए, बतलाने से कुछ नहीं होगा, उन्हें खेल के माध्यम से पढ़ाना चाहिए, अच्छी बात है। विद्यार्थियों के साथ खेलना भी चाहिए, ये सबसे सटीक ऑप्शन है, क्योंकि जब बात खेल की आ गई, बच्चों में खेल भावना विकसित करनी है, आप बच्चों के साथ खेल के उनके साथ जितनी खेल भावना विकसित कर सकते हैं उतनी उनको बता के नहीं कर सकते या पढ़ा के नहीं कर सकते। सृजनात्मक परीक्षणों में किन भारतीयों का परीक्षण प्रसिद्ध है? तो यहां देखो बाकरमेंदी और पासी, इन दोनों ने सृजनात्मक परीक्षण है उससे संबंधित परीक्षण दिए थे जो भारतीय थे, तो ये आपको याद रखना, बाकरमेंदी और पासी का सृजनात्मक परीक्षण है, ये दोनों भारतीय थे, इनका फेमस है। श्यामपट्ट लेखन में आवश्यक है स्पष्ट और सुंदर लिखावट, बड़ी लिखावट अध्यापक पर निर्भर है, इनमें से कोई नहीं। अब श्यामपट्ट पे जब स्पष्ट और सुंदर लिखावट होगी ना, फिर वो बड़ी हो या ना हो, एक बार मेरे को याद है, मैं खुद जब स्टडी करता था उस टाइम एक टीचर आए थे हमारे कोई, वो क्या है इसमें एक्सपर्ट थे, लेखन कला में, इसी का ट्रेनिंग करवाते थे, तो उन्होंने एक बहुत बारीक सा क्या लिखा, बहुत छोटा सा, पहले उन्होंने पूछा कि हमसे पूछा था कि बताओ बोर्ड पे मतलब किस प्रकार लिखना चाहिए ताकि पीछे से पीछे जो बच्चा उसको दिखाई दे, हमने बोला सर बड़े अक्षरों में लिखना चाहिए, जबकि ये सच्चाई नहीं थी साथियों, उन्होंने बहुत छोटा सा लिखा लेकिन इतना स्पष्ट लिखा, उनकी राइटिंग इतनी सुंदर थी, एक्सपर्ट थे वो, तो बहुत बारीक सा क्या लिखा एकदम लास्ट तक दिखाई दे रहा था। तब उन्होंने बताया स्पष्ट और सुंदर लिखावट अगर होगी तो फिर छोटे अक्षर हो या बड़े अक्षर हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, तो स्पष्ट और सुंदर लिखावट लिखनी जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिभावक व अध्यापक संबंध होने चाहिए सौहार्दपूर्ण, संवेदनशील, निष्पक्ष, उदार, तो बिल्कुल सौहार्दपूर्ण होने चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा मूल्य बुनियादी शिक्षा द्वारा विकसित किया जाता है? प्रतिस्पर्धा, संपन्नता, श्रम के प्रति सम्मान, राष्ट्रवाद। तो यहाँ एक तरीके से अपन बच्चे को जो बुनियादी शिक्षा के द्वारा सिखाते हैं वो उसको हार्डवर्क के प्रति रिस्पेक्ट है, श्रम के प्रति सम्मान है, ये वाला मूल्य विकसित किया जाता है। वह विधि जिसमें शिक्षार्थी दायित्व को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है कही जाती है अनुसंधान विधि। वह विधि जिसमें शिक्षार्थी दायित्व को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है अनुसंधान, समस्या समाधान विधि, कार्य गोष्ठी विधि, स्रोत संदर्भ विधि। समस्या समाधान विधि आपको पहले भी एक बार बताई थी, बच्चे में अगर क्रिएटिविटी विकसित करनी है तो समस्या समाधान विधि होगी, और यहां दे रखा है कि बच्चों को सबसे ज्यादा दायित्व दिया जाता है तो वो अनुसंधान विधि होती है साथियों, अनुसंधान विधि या खोज विधि। इसमें क्या होता है कि बच्चे को खुला छोड़ दिया जाता है, वो खुद खोज करके और समस्या का समाधान ढूंढता है, तो इसकी तरीके से इसमें पूरा दायित्व जो शिक्षार्थी होता है, विद्यार्थी होता है, उसी के कंधों पे होता है। 150 नंबर क्वेश्चन है, प्रभावकारी शिक्षण फलन है कक्षा में अविलंब नियमित रूप से आना, नियमित अध्ययन का, उचित कक्षा अनुशासन का, स्पष्ट एवं यथातथ्य संप्रेषण का। जिस ऑप्शन में ऐसे वर्ड आ जाए ना, स्पष्ट और यथातथ्य संप्रेषण, तो इसे मान के चलो खुद से ही लग जाता है कि यार यही आंसर होगा। तो साथियों ये था अपना 2019 का क्वेश्चन पेपर जिसका सोल्यूशन अपन ने कर लिया। जिन साथियों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वे सभी कर लेवे, क्योंकि ऐसे ही अपन 2008 तक के क्वेश्चन पेपर है उनके अंदर जो भी प्रश्न अब तक पूछे गए हैं वो सारे सोल्व करने वाले हैं, जिससे आपकी इतनी बढ़िया समझ बन सके कि मेन एग्जाम के अंदर जब भी टीचिंग मेथड का कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए आप बिल्कुल एकदम तुरंत उसका आंसर कर पाए। ओके, थैंक यू सो मच साथियों। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।